हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। सो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं। 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। अब ये फर्स्ट पेपर है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट से नहीं देखा हो वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट से चेक कर लेना। अब ये फोर्थ पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। सो फोर्थ पार्ट का मीनिंग मतलब ये है कि हम लोग अब आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको CSIR नेट का प्रिपरेशन भी करवाता हूँ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। सो जो लोग भी अगर CSIR नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन दे कैन जॉइन अनअकैडमी प्लस। ठीक है, तो वो लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करने के लिए आपको जो है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ठीक है, सो आप लोग अगर अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्राइब करते हैं तो ये रेफरल कोड आप लोग यूज़ कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लस का, ताकि आपको जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो ये एक अच्छा अमाउंट है जो आप लोग ले सकते हो अनअकैडमी प्लस पर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मेरे जो कंटेंट होते हैं, जो मेरे नोट्स होते हैं, वहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि मैं अनअकैडमी के ऊपर CSIR नेट में 100% कंटेंट करवा देता हूँ। चार्जेस बहुत कम है, ऑफलाइन क्लासेस से तो बहुत कम चार्जेस है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में, और कंटेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन अ वोल्टेज V1 इज इक्वल टू 40 माइक्रोवोल्ट इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल and a voltage V2 is equal to minus 40 microvolt is applied to the inverting input terminal of an operational amplifier। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है 40 माइक्रो वोल्ट का एक V1 इनपुट वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ। तो जो जो चीज़ आपने अप्लाई की है मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। सो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिख दो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये किसका सॉल्यूशन है? 139। ठीक है, सो पहला तो आपने V1 वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है 40 माइक्रोवोल्ट, एंड दूसरा आपने अप्लाई किया हुआ है V2 माइनस 40 माइक्रोवोल्ट। सो V2 ऑल्सो अप्लाई किया हुआ है आपने 40 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, एंड इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिला? 100 मिली वोल्ट। सो आउटपुट वोल्टेज आपका कितना है? 100 मिली वोल्ट। देन इज ऑब्टेन, बट चलो ये तो एक काम हो गया। अब आपने अगर V1 और V2 दोनों कितना कर दिया? 40 कर दिया, और अगर मान लो आपने V1 भी कितना कर दिया? V2 के जितना कर दिया, और वो दोनों सेम है 40 माइक्रोवोल्ट, और आउटपुट जो है वो 0.4 मिली वोल्ट। तो उसने कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो पूछा हुआ है, दैट इज CMRR। इंग्लिश में इसको बोलते हैं CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। यूजर इसको रोक भी डिनोट करते हैं। तो ये जो है ना बेटा, ये एक रेशो होता है डिफरेंस गेन अपॉन कॉमन गेन का। AD को बोलते हैं डिफरेंस गेन एंड AC को बोलते हैं कॉमन गेन। सो दिस इज अ रेशो ऑफ डिफरेंस गेन एंड कॉमन गेन ऑल्सो। तो हमारे पास क्या होता है, जब डिफरेंस गेन की हम बात करते हैं तो डिफरेंस गेन का फॉर्मूला होता है बेटा आउटपुट अपॉन
द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस। तो ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस गेन का, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको डिफरेंस गेन का फॉर्मूला मिल गया तो आप डिफरेंस गेन निकाल सकते हो। दैट इज ए डी इज इक्वल टू सिंपली आउटपुट वोल्टेज मतलब 10 मिली वोल्ट, और डिफरेंस गेन कितना हो गया मेरे पास, जैसे V2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 40 माइक्रोवोल्ट माइनस, और अच्छा यहाँ पर एक माइनस में था ना, कौन सा माइनस, ओके V2 माइनस था, सॉरी, सो ये V2 माइनस में था ना, तो ये माइनस 40 माइक्रोवोल्ट। खैर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 मिली वोल्ट अपॉन 40 कितना हो गया 80 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व करेंगे तो माइक्रो 10⁻³ होता है, और मिली जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है, सॉरी 10⁻³ मिली होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। सो अल्टीमेटली हो जाएगा -10/8 मल्टीप्लाई विद द 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया मेरा AD, ये तो मैंने निकाला AD। अब ये AC क्या होता है, AC मतलब होता है कॉमन गेन। तो अब हम AC निकालेंगे, क्योंकि CMRR निकालने के लिए AC की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो AC का फॉर्मूला होता है आउटपुट फॉर द कॉमन मोड एंड इनपुट फॉर द कॉमन मोड। गेन मतलब सिंपली आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है। गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अब इसमें कॉमन मोड के अंदर ये होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, अपॉन इनपुट, वो भी कॉमन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दोनों इनपुट वोल्टेजेस अपॉन 2, दैट इज द कॉमन। जैसे आप लेते हो ना एवरेज, लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉमन मोड में जो आउटपुट वोल्टेज 0.4 ये आपको दे रखा है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो डिफरेंस तो निकल नहीं सकता। जब वोल्टेज सेम है तो इसका मतलब ये है कि एवरेज निकलेगा उसका। तो ये हो जाएगा 0.4 मिली वोल्ट अपॉन, ये हो जाएगा 40 + 40/2। ये हो गया मेरे पास सिंपली 10 वोल्ट, ठीक है। लेकिन सिंपली हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। नाउ अब इसका जब हम लोग रो निकालेंगे, दैट इज़ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। अब ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो मोड में होता है, कॉमन मोड है ना, तो मोड में होता है वो, तो इशू नहीं है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस रेशो होता है ये। तो रेशो निकालेंगे तो -10/8 अपॉन 10। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो सिंपली हो जाएगा 10⁻3/8, क्योंकि माइनस से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं बिकॉज मोड लगा हुआ है। देन सिंपली हो जाएगा 125 के आसपास का। तो एक बार देख लो 125 कौन सा ऑप्शन है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 आसान क्वेश्चन है ये, इसका सिंपल सॉल्यूशन है। तो बस ये है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज V0 of the 3 input operational amplifier shown in the figure। ओके, देखो ऑप-एम्प में तो कुछ नहीं करना होता, केवल आपको नोडल एनालिसिस लगाना होता है ना। होता क्या है, देखो जैसे मान लो ये नोड है तो इस पर टोटल जितनी करंट आ रही है इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर कर देनी होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे टोटल इनकमिंग 3 वोल्टेज लगी हुई है, तो ये I1 I2 एंड I3। सपोज अज्यूम करो ये I1 आ रही है, अज्यूम करो ये I2 आ रही है, अज्यूम करो ये I3 आ रही है। सो तीनों इनकमिंग है और इस नोड पर वो इनकमिंग है, और यहाँ से मान लो ये I0 आउटपुट करंट बाहर जा रही है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ऑप-एम्प के क्वेश्चंस करने में। वैसे सिंपली एडर है तो एडर के फॉर्मूले अगर याद तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं तो फॉर्मूले याद करता भी हूँ ना, याद करने के लिए बोल रहा हूँ।
2 मिनट लगते हैं निकालने में, फटाफट निकल जाएगा। और एक आपको याद है वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, उसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ अगर ये ग्राउंडेड है मतलब ये ज़ीरो है तो वही ज़ीरो यहाँ सप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स इसे बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। मैंने नेट के कोर्स में डिटेल में कराया हुआ ये, तो आप देख लेना जब आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे। हाँ, और अगर आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो 9928989140, ठीक है। एनीवे, तो हम लोग देखते हैं नोडल। तो वो ये बोलता है कि नोड पर आने वाली टोटल इनकमिंग करंट, तो हमारे पास 3 हो गए इनकमिंग करंट, I1 I2 एंड I3, और उस नोड से आउटगोइंग करंट टोटल ये। करंट का फॉर्मूला क्या होता है देखो कि करंट जिस वोल्टेज से आती है वो वोल्टेज माइनस जिस वोल्टेज पर जाकर वो ख़त्म होती है वो वोल्टेज। तो देखो I1 करंट है ना इस -5 वोल्टेज से आ रही है ना, और जा कहाँ रही है, इस 0 वोल्टेज पर जा रही है, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो वो I1 करंट का वैल्यू कितना है, -5 से वो आ रही है और 0 पर वो जा रही है। और जितने रेजिस्टेंस वो क्रॉस करके जाती है ना बेटा, जैसे मान लो ये 1000 ओम है तो ये वो क्रॉस करके जा रही है, 1000 ओम वो क्रॉस कर रही है। तो हमारे पास ये जो 1000 ओम है ये वो क्रॉस करी प्लस। अब एक बार देखो I2 करंट कहाँ से आ रही है। सो I2 करंट जो है ना बेटा वो 3 वोल्टेज से आ रही है और जा कहाँ रही है, उस नोड पे जाके ख़त्म हो रही है 0 पे जाके, है ना। तो 3 से वो आ रही है, इनकमिंग है, और वो 0 पे जा रही है। और वो रेजिस्टेंस कौन सा क्रॉस कर रही है बेटा, 200 ओम। सिमिलरली अगली जो करंट है वो है 4 वोल्टेज से वो आ रही है और वो 0 पे जा रही है। सो 4 वोल्टेज से वो आ रही है, 0 पे जा रही है, एंड वो क्या क्रॉस कर रही है, 400 ओम क्रॉस कर रही है, इज इक्वल टू। अब आउटपुट करंट जो है वो क्या है, 0 से इनकमिंग है, और वी नोड यहाँ पे ये वी नोड पर है। सो 0 माइनस वी नोड अपॉन 500, सो 0 माइनस वी नोड अपॉन 500। अब इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लो, ये 2 0 से 2 0 कट गए आपके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, एलसीएम ले लो आप। तो यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे, बहुत सिंपल है, एलसीएम ले लोगे, सो 10 20 20 आ जाएगा एलसीएम। सो 2 टाइम्स तो 5 twice 10 एंड 10 टाइम्स दिस इज 30 एंड 4 5, तो दिस इज 5 टाइम्स 20 इज इक्वल टू माइनस वी नोड अपॉन 5। सो ये 5 से कटेगा 4 टाइम्स, दिस इज सिंपली 30 20 50 50 मतलब 40। सो 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस वी नोट। सो दिस इज सिंपली वी नोट इज इक्वल टू -10। नेगेटिव साइन को इतना इफेक्ट नहीं है बिकॉज ऑप्शंस में साइन का कोई रोल नहीं है। तो नेगेटिव वोल्टेज का मतलब बस इतना है कि वो इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, तो वो कोई इशू नहीं है। इन्वर्टिंग ऑप एम्प में नेगेटिव ही आता है, पर हाँ मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो 10 वोल्ट का आ रहा है। सो द आंसर विल बी 10 वोल्ट, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन 140 था ना, तो यहाँ लिख दो सॉल्यूशन 140। नाउ द सॉल्यूशन 144। ठीक है, अ रैंप वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट, एक रैंप वोल्टेज आपको दिख रहा है। रैंप वोल्ट है, एक रैंप टाइप है जो ऊपर चढ़ रहा है ना वो रैंप, तो 1.5 वोल्ट है वो पर मिली सेकेंड। ओके, तो 1.5 मिली वोल्ट हो गया वो। इज अप्लाई टू एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक ओप एम्प में आपने अप्लाई किया उसको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफ्रेंशिएटर। ओके, वो ऑप एम्प क्या है, डिफ्रेंशिएटर है, हैविंग आर इज इक्वल टू 2 किलो ओम, ठीक है, 2 किलो ओम।
एंड C इज इक्वल टू 0.01 माइक्रोफेरेड, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, आपको क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, जैसे मान लो डिफरेंशिएटर है, मैं आपको यहीं पे समझा दूं कि हो क्या रहा है। ये एक डिफरेंशिएटर है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप एम्प जो होता है ना, वो जब डिफरेंशिएटर होता है तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशिएशन की फॉर्म में वर्क करता है, इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशिएशन की फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। सो एक लाइन लिखवाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शन कौन सा इसमें से अप्रोप्रिएट रहेगा। देखो लिखो, सिंस दिस इज अ ट्राइंगुलर वेव, लग रहा है ट्राइंगुलर वेव, होता क्या है ट्राइंगुलर वेव, ऐसा होता है ना, इसे ट्राइंगुलर वेव कहते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, बट ये एक ट्राइंगुलर वेव का पार्ट है, ये एक ट्राइंगुलर वेव का पार्ट है, ठीक है ना। सो एक लाइन लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन 144 में, सिंस दिस इज अ ट्राइंगुलर वेव and it differentiate and it is a differentiator it is a differentiator। तो एक डायरेक्ट एक होता है कि अगर ट्रायंगुलर वेव को डिफरेंशिएट करते ना तो वो स्क्वायर वेव में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, एंड रिजल्टेंट आउटपुट विल बी इन स्क्वायर फॉर्म। सो रिजल्टेंट output will be in स्क्वायर फॉर्म। तो जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो स्क्वायर फॉर्म होगा। क्यों होगा, देखो जैसे मान लो ये कोई भी ट्रायंगुलर वेव का पार्ट है, तो दिस इज लुक लाइक v प्रोपोर्शनल टू i, मतलब एक कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप, डेल v अपॉन डेल टी, तो वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक किसी कांस्टेंट की होगा, तो ये लाइन ऐसे सीधी कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल है ना। तो इसलिए जो कोई भी ट्रायंगुलर पार्ट होता है ना, उस ट्रायंगुलर पार्ट का जो डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वो एक स्क्वायर वेव में कन्वर्ट होता है। तो जैसे मान लो ये कोई आपकी वेव है, ये तो ये वाला पार्ट तो सिंपली है ही सही, नीचे जो है वो तो नीचे रहेगा, बट जैसे वो ट्रायंगुलर पार्ट है वो कांस्टेंट हो गया, फिर वापस ये कांस्टेंट पार्ट आ गया तो वो वापस ऐसा हो जाएगा, तो एक स्क्वायर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो बस इतना सा रीज़न था और कोई रीज़न नहीं है ट्रायंगुलर वेव का। अब ट्रायंगुलर वेव है तो उसका ट्रायंगुलर वेव तो रहेगा नहीं, ये तो गलत गया, ठीक है। अब रही बात स्क्वायर वेव, दो प्रकार की है, ये भी ट्रायंगुलर वेव है, ये भी नहीं होगा। अब ये दो स्क्वायर वेव है हमारे पास, अब भैया इनमें से कौन सा स्क्वायर वेव रहेगा, ठीक है ना, कौन सा स्क्वायर वेव ये रहेगा, ठीक है। तो सुनो, इसका भी इलाज है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। बट आप जब यहाँ पे देखोगे ना तो v प्रोपोर्शनल टू i तो है, वो बात मानी, ठीक है, बट यहाँ पे ना ये स्लोप नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये एक डिफरेंशिएटर है। डिफरेंशिएटर जो है ना वो सिंपली इसको फॉलो करता है, जहाँ पे आउटपुट जो है वो इनपुट का नेगेटिव होता है, नेगेटिव फेस में होता है, इन्वर्टिंग होता है। तो इन्वर्टिंग होने की वजह से
ये जो है अपना फेज नेगेटिव में देगा, तो आएगा तो वो स्क्वायर वेव ही, बट वो स्क्वायर वेव जो है ना वो नेगेटिव में बनेगा। बस इतनी सी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बूलियन एक्सप्रेशन a plus a bar a b where a and b are input circuit represent, ये तो बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन 142, सुनो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको देना है कि भैया a प्लस a बार b ये क्या होगा। अगर आपको कुछ भी बूलियन के बारे में नहीं पता ना, सिंपल से बताऊं, कुछ भी नहीं पता मान लो, तो आप है ना एक काम कर लिया करो, ऐसे पुट करके देख लिया करो। जैसे मान लो ये a है ये b है, अगर मैं इसको 0 0 पुट कर दूंगा है ना, तो इस एक्सप्रेशन में रखो 0 प्लस 1 प्लस 0, मतलब सोल्व करो तो 0 प्लस 0 मतलब 0, तो आपका जो y है वो क्या आएगा 0 है ना। 0 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 1 रखोगे तो ये 1, मतलब 0 प्लस 1 मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और पुट कर लो, 1 0 पुट करके चेक कर लिया करो, तो 1 प्लस 0 0 1 प्लस 0 मतलब 1, तो ये 1 आ गया। और पुट कर लो, 1 1 पुट कर लो तो ये 1 और ये 1 सॉरी 1 और ये 0 और ये तो 1 ही रहेगा सिंपली b, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 0 मतलब 1, दैट्स इट, ख़त्म काम, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा मेरे पास 1 है ना। अब देखो अगर नहीं आया तो बता रहा हूँ, अगर नहीं आए तो ऐसा हम लोग इसे कर सकते हैं, ये इजीली हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास a प्लस बी की फॉर्म का, तो ये a प्लस बी की फॉर्म में इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, a प्लस बी मतलब कि और गेट का। तो ये टेबल बनी ना, ये किसकी बन गई हमारे पास, और गेट की बन गई। सो दिस इज सिंपली और गेट, बस इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 143 देख लो, ये भी जल्दी आ जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 143, सो सॉल्यूशन 143 देखना, z इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी क्यू आर, z इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी प्लस पी क्यू आर एस टी यू। हाँ तो बस z बार निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना, सब जगह पी क्यू तो कॉमन आ ही रहा है ना, हर जगह पी क्यू तो कॉमन आ ही रहा है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले पी क्यू को बाहर ले लो, तो 1 प्लस आर प्लस, देखो और ये है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन में ऐसा होता है बेटा कि 1 प्लस के आगे कुछ भी लिखा हो, चाहे 0 लिखा हो या 1 लिखा हो, क्योंकि 0 और 1 के अलावा कुछ और लिख भी नहीं सकते हो आप, तो चाहे 0 लिखा हो या 1 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, 0 या 1 कुछ भी लिखा हो तो वो 1 ही होता है। 1 के आगे कुछ भी लिखा हो प्लस में तो वो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है ना। चाहो तो मैंने आप ये एक रूल होता है 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, उससे भी देख सकते हो, तो ये 1 ही होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0 मतलब ये हो जाएगा 1 ही होगा हमेशा। और आपको तो बाहर निकालना है, तो जब z का बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा,
पी क्यू का बार हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन थ्योरम ये बात बोलती है कि अगर दो मल्टीपल का बार लगा हो ना तो उसको जब अलग अलग करते हैं हम लोग तो वो एडिशन में अलग अलग होता है। तो बस देख लो कौन सा ऑप्शन है, पी बार प्लस क्यू बार, ऑप्शन नंबर 3 है, ईजी है। नेक्स्ट द लॉजिक सर्किट आर शोन। ओके, ये डायरेक्टली ये तो इसमें कुछ नया लॉजिक तो नहीं है, इसमें सिंपल है, ये हाफ एडर है। इसको डायरेक्टली बुक में देख लेना कि ये जो है ना ये एक्स और गेट होता है। एक्स और मतलब कि ये ए बार बी प्लस ए बी बार है और ये एंड गेट है। एंड गेट मतलब ए डॉट बी। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना ये हाफ एडर का ही होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन, फॉर द लॉजिक सर्किट एज शोन इन फिगर द रिक्वायर्ड इनपुट कंडीशन। अच्छा, रिक्वायर्ड इनपुट कंडीशन निकालिए ना आपको, देखो कैसे निकालना है। पहले ये एक्स और गेट है, ठीक है ना। तो अगर मेरा आउटपुट 1 लेके आना है मुझे, अगर मुझे आउटपुट 1 लेके आना है तो ए बी सी का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, है ना। चलो, एक्स और गेट ऐसा होता है, देखो यहाँ से अगर आउटपुट आएगा तो ए बी बार प्लस बी ए बार, ये बार आएगा। ये एक्स नोर गेट है, तो एक्स नोर गेट का जो आउटपुट है वो देखो, ये बी यहाँ चला गया, तो बी अगर यहाँ जाएगा तो बी सी प्लस बी सी बार, है ना। और ये जब जाएगा अंदर, ठीक है ना, सॉरी बी सी बार नहीं, बी बार सी बार, सॉरी, सो बी सी प्लस बी बार सी बार। और ये जब इसके अंदर एंट्री करेगा तो ये एंड गेट है बेटा, इसके अंदर कुछ भी जाता है ना बेटा तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं यहाँ नहीं, मैं थोड़ा ऊपर जाके सही करता हूँ। अगर ये दोनों एंट्री करेंगे तो एक्स के अंदर क्या जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार मल्टीप्लाई विद द बी सी प्लस बी बार सी बार। और इसमें एक तीसरा इनपुट और है, देखो ये दो इनपुट तो लग ही रहे, बट ये सी जो है ना नीचे से निकल के और आ रहा है इनपुट में, तो सी और है, तो अल्टीमेटली सी और मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको 1/1, तो ए बार बी प्लस ए बी बार जो है ना, इसमें तो कुछ नहीं होगा, बी सी डॉट सी प्लस बी बार सी। एक बात याद रखना, हमेशा किसी भी को किसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई आएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, हमेशा, ठीक है ना। तो ये पीछे वाला फैक्टर तो हमेशा 0 हो ही गया ना हमारा, तो ये ऑलवेज 0 हो जाएगा। और एक और याद रखना, अगर खुद को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वही का वही आ जाएगा। तो ये बी सी हो जाएगा, तो ये बी सी हो जाएगा, तो ये हमारा मिल के तो क्या हो जाएगा, सी। तो ये ए बार बी को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी सी से, प्लस ए बी बार को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी सी से। फिर ये सेम का सेम से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0, ये सेम का सेम से वापस से वही का वही आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हो गया ए बार बी सी। अब देख लो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, 101, ठीक है ना। तो अगर 101 रखा तो 101, इसका आउटपुट तो 0 आएगा बेटा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 001, तो 001, इसका आउटपुट भी 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है, 111, 111 का मतलब हो गया 111 मतलब 0। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 111 का मतलब ये हमेशा पहला वाला बार में आएगा, इसलिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ। और लास्ट ऑप्शन क्या है, अब लास्ट बचा वही होगा 011,
तो 0 1 1 का मतलब 0 1 1 मतलब 1। हाँ तो परफेक्ट है। आपको आउटपुट 1 ही तो चाहिए था, आपको आउटपुट क्या चाहिए था, आपको 1 चाहिए था, तो आपको 1 मिल गया। कहाँ मिला, फोर्थ ऑप्शन में मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। D latches are driven by the same clock signal as shown in the figure। तो आपके पास क्लॉक्स हैं, D है ना, ओके। द क्लॉक गोज टू हाई रिजल्टिंग आउटपुट Q3 विल बी ओके। देखो कुछ नहीं है, हमें एक सिंपल कंडीशन लेके चलनी है, सिंपल कंडीशन लेके चलनी है डी फ्लिप फ्लॉप की। तो एक डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना, उसकी कंडीशन ये है, देखो ये डी है, ये क्यू एन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1। तो वो कंडीशन क्या है, 0 0 अगर लोगे तो ये 0 आएगा, 0 1 लोगे तो 0 आएगा, 1 0 लोगे तो 1 आएगा, और 1 1 लेंगे तो 1 आएगा। डी फ्लिप फ्लॉप की ये कंडीशन है। ठीक है, अब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हुआ, तो एक बार देखना, आपका D3 D2 D1 D0, ये लाइन से दे रखा है आपको, D3 D2 D1 D0 0 1 1 1 when the clock goes to Q3 Q2 Q1 Q0। तो 0 1 1 1 पे हो गया, तो एक बार और करके देख लो। सिंपली मुझे तो लग रहा है इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि D3 D2 ये आपको दे रखा है ना, कि D3 D2 D1 और D0 ये है 0 1 1 1। ठीक है ना, सो Q जो है उसको फॉलो करता है ना D को, तो हमारा जो Q है वो D को फॉलो कर रहा है, तो अल्टीमेटली Q3 Q2 Q1 Q0 भी कितना हो जाएगा, 0 1 1 1। तो ये उसको फॉलो करेगा तो इजीली ये आ जाएगा, नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट, द बूलियन function y is equal to ab plus cd is to be realized using only two input NAND gate, the minimum number of gate। ओहो, ये तो और सिंपल है। ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ गेट निकालना है आपको ए बी प्लस सी डी को बनाने के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट निकालना है। तो देखो मुझे एक्सप्रेशन क्या लेना है, मुझे एक्सप्रेशन चाहिए y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। तो मुझे NAND गेट काम में लेना है, तो मुझे कुछ ऐसा लेना है जब पहले वो ए बी बन जाए। तो ए बी मतलब दो इनपुट का मल्टीपल। तो मल्टीपल करने के लिए हमें इस वाले गेट का यूज़ करना पड़ता है, ये हमें मल्टीपल करके देता है। तो अगर मैंने ये ए और बी लिया तो ये मल्टीपल करके देगा, पर ये एंड गेट है और मुझे NAND गेट लाना है, तो मैं NAND गेट के लिए ये कर दूंगा, तो ये NAND गेट बन गया। तो हालांकि इसने मल्टीप्लाई तो कर दिया, बट इसने बार के साथ मल्टीप्लाई करा, पर मुझे बार नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे बार नहीं चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको देखते हैं बाद में अगर हटा सकते हैं तो, वरना यही काम सी डी के साथ भी करता हूँ मैं। यही सेम वर्क अगर मैं सी डी के साथ करता हूँ, मान लो तो ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, तो ये आपको सी डी बार प्रोवाइड करके देगा। अब मुझे प्लस चाहिए, तो प्लस लेने के लिए मेरे को NAND गेट ही काम में लेना है। वैसे तो प्लस लेने के लिए काम में आएगा और गेट, बट हमें और गेट नहीं, NAND गेट ही काम में लेना है। तो अगर ये लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बार ए बी बार का बार, ये फिर मल्टीप्लाई होगा सी डी बार के बार से। ठीक है, और ये नोट लगा हुआ है तो ये एक और बार लग जाएगा। तो इसको हम लोग अगर डी मॉर्गन लगाते हैं तो ये से खुल सकता है। ओह, तो ये बन गया तुम्हारा ए बी प्लस सी डी, तो हमें चाहिए था। तो मतलब बार हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें,
तो हमारे पास कितने नैंड गेट हो गए, 1 2 3। सो मिनिमम कितने गेट रिक्वायर्ड है हमारे पास, हमें 3 गेट रिक्वायर्ड है। सो ए बी प्लस सी डी को लाने के लिए हमें 3 नैंड गेट रिक्वायर्ड है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लो कि इफ़ x इज इक्वल टू 1 इन द लॉजिक इक्वेशन, ठीक है, x प्लस जेड वाई बार प्लस जेड बार प्लस एक्स वाई बार एंड एक्स बार प्लस जेड बार, जो भी है ये मैं ऊपर लिखता हूँ, आपको देन इसको सोल्व करना है। और हाँ, याद रखना x का वैल्यू 1 है और वो फिक्स है, तो मैं यही इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, बट इस इक्वेशन में मैं ऑलरेडी x को 1 रखने वाला हूँ, तो मुझे डबल काम नहीं करना पड़ेगा। तो 1 प्लस जेड वाई बार प्लस जेड बार प्लस 1 वाई बार। 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, वो वही आता है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। फिर x का बार मतलब 0 प्लस जेड बार, और 1 के साथ कुछ भी आप प्लस में करोगे तो 1 ही आएगा, याद रखना। 1 के साथ कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 के साथ y को प्लस किया आपने, तो 1 के साथ y आपने प्लस किया तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो जेड वाई बार प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जेड का जेड बार प्लस जेड का वाई बार, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद, 0 प्लस ये जेड बार, 0 में कुछ भी ऐड करो वो वही आएगा जो था, बराबर 1। ये 0 होता है हमेशा, कोई भी क्वांटिटी उसका अगर बार मल्टीप्लाई में तो मुझे 0 आएगा वो, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होता ही है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये दोनों सेम है तो सेम का सेम से प्लस करोगे तो वही का वही आता है, तो वही का वही आता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये हो गया जेड बार इज इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये जेड बार आ गया प्लस जेड बार जेड वाई बार बराबर 1। मैंने कहा ना ए का ए बार से मल्टीप्लाई 0 होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 0 हो जाता है। तो जेड बार बराबर 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और अगर जेड निकालूंगा तो 0 हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, z इज इक्वल टू 0 इज़ दी परफेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और CSIR नेट के प्रिपरेशन के लिए और बाकी फर्दर गाइडेंस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया। एंड बाकी की नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वीडियोस का वेट कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको CSIR नेट का क्लासिकल का कोर्स मिल जाएगा। मेरी प्रोफाइल पर जाके क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग देख सकते हो CSIR नेट के लिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एक बार रेफरल कोड और देख लो ताकि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आसानी रहेगी आपको। चलिए बाय।